के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले ये जान ले कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि तत्व बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, क्यों ना इनको इनके समान गुणधर्म के हिसाब से तत्वों को एक वर्गीकृत कर दिया जाए, एक समूह में बांट दिया जाए। तो जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की तरफ आगे बढ़ा, वो थे डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने क्या किया, इन्होंने देखा, अच्छा डोबेराइनर जो थे वो क्या कौन से थे, कहाँ के थे वैज्ञानिक, ये थे जर्मन के, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया आवर्त सारणी का, जो अपना पीरियोडिक टेबल है, वो थे डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने क्या किया, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से उनका वर्गीकरण करना चाहा। तो देखो अब तक डोबेराइनर का त्रिक नियम, तो इसको त्रिक नियम क्यों कहते हैं वो जानेंगे। तो देखो सबसे पहले डोबेराइनर ने क्या किया, कोई 3 तत्व लिया जिनको उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और वो तत्व बिल्कुल क्या थे, समान गुणधर्म वाले थे। वो तत्व कौन कौन से थे, वो तत्व थे आपका लिथियम और सोडियम और थे पोटेशियम। तो इनको इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लिथियम का परमाणु भार या एटॉमिक वेट बोलो इंग्लिश में, या फिर इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 6.9 होता है। इसका सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39.1 ये होता है, ठीक है। तो ये थे परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है ये। अब वैज्ञानिक ने क्या देखा, डोबेराइनर ने क्या देखा कि अच्छा एक चीज और, अगर इसको आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान नहीं पता तो उसका वीडियो में लिंक, मतलब इसके बारे में वीडियो बनाया हूं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाकर वहां पे देख लेंगे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उस परमाणु में और जितने न्यूट्रॉन होंगे उस परमाणु में, दोनों का योग कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। और डिटेल से जानना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हूं, आप जाके वहां से देख लेंगे। तो डोबेराइनर ने क्या देखा, यदि परमाणुओं के परमाणु भार के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में इसको रखते हैं, समान समान गुण रखने वाले तत्वों को, तो उन्होंने देखा कि जो बीच वाला जो तत्व है वो अन्य 2 तत्वों के औसत का मान था। औसत मतलब यदि इन दोनों तत्वों का औसत निकालें तो जो मान आएगा वो इसके इक्वल होगा। अब औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन दोनों का योग करो तो 69 प्लस 39.1 है अपॉन कितनी संख्या है, 2। तो इनका औसत कितना है, देखो इनका सम कर दो तो सम कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, अपॉन ये क्या होगा 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आया भाई 23 आया, 23 आया। तो 23 आया कि नहीं आया, कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्या का यदि औसत निकालते हैं तो बीच वाली संख्या के बराबर आता है, लगभग बराबर आता है। तो यही था डोबेराइनर का त्रिक नियम। लेकिन ये जो डोबेराइनर के त्रिक नियम थे वो केवल इसी प्रकार के 3 त्रिक पर ही लागू हुआ, मतलब किन्हीं 3 प्रकार के तत्वों पर ही लागू हुआ। जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसी प्रकार से एक और कौन कौन से तत्व थे, वो थे आपके कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और दूसरा जो तीसरा वर्ग था वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं पे लागू हो रहा था, वो सभी तत्वों पे लागू नहीं हो रहा था। इस कारण से इनका भी सिद्धांत यहीं पे खत्म, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखो जैसे ही डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया तो अन्य वैज्ञानिक लोग भी सोचने लगे कि अरे हाँ, कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, मतलब परमाणु भार के हिसाब से यदि हम रखते हैं परमाणुओं को, तत्वों को, तो उनमें एक निश्चित अंतराल में उनमें एक निश्चित समानता पाई जा रही है। तो उनका ध्यान खींचा, तो यहाँ पे न्यूलैंड ने भी अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है वो जाने। तो जब न्यूलैंड ने भी परमाणुओं को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहा, तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल में परमाणु भार में यदि रखते हैं तो एक निश्चित अंतराल में तत्व समानता प्रदर्शित कर रहा था, ये था। तो देखो क्या अंतराल थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जैसे ही 8वां तत्व रखते हैं तो वो 8वां तत्व पहले तत्व से क्या हो रही थी, समानता प्रदर्शित कर रही थी। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन से समानता प्रदर्शित कर रहा था, लिथियम सोडियम से प्रदर्शित
बेरिलियम का जो गुण था वो मैग्नीशियम के समान था, बोरान का एल्यूमिनियम, तो ये समानता प्रदर्शित कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने संगीत के सात सुर के हिसाब से इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संगीत में होता है 7 सुर और 8वां सुर पहले सुर से मैच खाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर से आता है सा, तो जो अगला सुर आता है वो 8वां सुर पहले सुर का ही रिपीट होता है। तो उसी प्रकार से बोला कि इसी प्रकार से एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 हैं, तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। यही था, इस कारण से ये संगीत के 7 सुर के कारण इन्होंने, न्यूलैंड ने इसको क्या बोल दिया, न्यूलैंड का अपना अष्टक नियम बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, अष्टक नियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप कंफ्यूजन हो रहे हैं परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान में, तो बता दूं, जो परमाणु भार होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है, दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। परमाणु भार बोलो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको एटॉमिक वेट बोलते हैं और परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक भार। कहने का मतलब परमाणु के समस्त जो भार होता है उसी को एटॉमिक वेट या एटॉमिक द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन से समानता फ्लोरीन रख रहे, लिथियम से समानता सोडियम रख रहे, तो ये है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो लगभग 56 तत्वों पर ही लागू हो रहा था, सभी तत्वों पे लागू नहीं हो रहा था, तो उनका भी कुछ सीमाएं थी जो पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद आए मेंडलीफ का वर्गीकरण। ठीक है, तो मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। तो जो तत्वों के वर्गीकरण में मुख्य योगदान जो होता है, मुख्य जो श्रेय दिया जाता है, वो थे मेंडलीफ था। ठीक है, जब मेंडलीफ ने अपना वर्गीकरण दिया उस समय ज्ञात कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। उस समय ज्ञात 63 तत्व थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 63 कार्ड लिए। कितने कार्ड लिए, 63 कार्ड लिए। और 63 कार्ड में प्रत्येक तत्व को उनके रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पे, अब देखो यहाँ पे रासायनिक गुण कैसे प्राप्त करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस लिया और तत्वों को, प्रत्येक तत्व को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के साथ क्या क्रिया कराया। ठीक है, इनके साथ क्या किया, क्रिया कराया, और जो यौगिक बना उस यौगिक का इन्होंने विश्लेषण किया कि ये यौगिक कैसी है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, गुण कैसी है। तो इन यौगिक, क्योंकि इन्हीं को क्यों लिया, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव गैस है, ये सभी तत्वों के साथ आसानी से लगभग क्रिया कर रहे थे। इस कारण से इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया तत्वों का, और उनका जो यौगिक हुआ उनकी प्रॉपर्टीज देखी कि उनका गुण कैसा है। फिर तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण को मेल करते हुए उन्होंने 63 कार्ड पे उन गुणों को लिखा। और क्या किया, जो समान गुण रख रहे थे, ठीक है, समान गुण के कार्ड को एक साथ रखा। ठीक है, तो जब इस प्रकार से एक साथ रखता गया तो देखा कि उनका परमाणु भार ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एकदम बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा था, मतलब बढ़ते क्रम में लिख रहे थे। जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु भार 6.9 था। उसके बाद कौन था, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, बोरान, बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, इस प्रकार से जा रहे थे। ठीक है, तो यहां से अब उनको एक चीज पता चला कि जो तत्वों के जो परमाणु भार है उसके हिसाब से यदि हम रख रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल में क्या हो रहा है, एक निश्चित अंतराल में उनकी पुनरावृत्ति हो रही थी। कहने का मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ऐसे जा रहा था। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से। और देखो एक निश्चित अंतराल पे पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब लिथियम के नीचे कौन आएगा, सोडियम। तो उन्होंने ये देखा कि लिथियम का जो रासायनिक और भौतिक गुण था वो किसके हिसाब से मैचिंग खा रहा था, सोडियम के। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने आवर्त बनाया। क्या बनाया, आवर्त बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंडलीफ का वर्गीकरण होता है। उन्होंने इस प्रकार से क्या बनाया, और देखो उनको एक श्रेणी में रखा, नीचे की ओर श्रेणी में रखा मेंडलीफ ने। ठीक है, जो नए, और इनका और जो मुख्य योगदान था वो क्या था, इन्होंने भविष्यवाणी पहले से कर दी थी, और जो उस समय ज्ञात तत्व नहीं था उनके लिए इन्होंने अलग से जगह छोड़ दिया था। जैसे कि यहाँ पे आया बेरिलियम,
बोरान, कार्बन। और यहाँ पे उन्होंने एक तत्व की, जैसे कि देखो जब मेंडलीफ ने जब अपना वर्गीकरण दिया था उस समय जो इनर्ट गैसें होती है, अक्रिय गैसें होती है, उसकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो है उस समय भविष्यवाणी कर दी थी और उसके लिए जगह छोड़ दिया था कि अगला जो तत्व आएगा वो यहीं पे आएगा और इनकी प्रॉपर्टीज ये होगी, ये बता दिया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये थे आपके मेंडलीफ के वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण, जिनको किसने दिया था। देखो मोस्ले ने क्या किया, मोस्ले ने जो आपका मेंडलीफ था, जो मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था, मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त नियम दिया था उस पे कुछ संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम दिया। लेकिन इनमें थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्या था, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक ने अपना आवर्त नियम दिया था, चाहे वो डोबराइनर का त्रिक नियम हो, चाहे वो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, चाहे वो मेंडलीफ का आवर्त नियम हो, चाहे वो आपका लोथर मेयर का वक्र, उसको मैंने बताया क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूं। तो ये जितने भी वैज्ञानिक ने अपना तत्वों का वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, उन सभी ने जो मेन चीज जो बेस रखा था वो किस आधार पे रखा था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे रखा था। किस आधार पे रखा था, परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे उनका वर्गीकरण किया था। लेकिन मोस्टली ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे फर्स्ट जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पे, जिन्होंने परमाणु संख्या, या कहा जाए परमाणु संख्या को क्या बोला जाता है, प्रोटॉनों की संख्या, ये होती है परमाणु संख्या। असल में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। इसके आधार पे तत्व का वर्गीकरण किया। ये बहुत बड़ा इसमें अंतर है, कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी सभी वैज्ञानिकों ने जो तत्व का वर्गीकरण किया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किया था, लेकिन मोस्ले ने जो परमाणु का वर्गीकरण किया, मतलब तत्व का जो वर्गीकरण किया, वो किया परमाणु संख्या के आधार पे या प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे, ठीक है। तो इन पे संशोधन किया। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल से समझेंगे कि क्या आवर्त होता है, कितने ग्रुप होते हैं, कैसे उनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।